हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और देश में जो कुछ हो रहा है उस पर चर्चा करते हैं। और वो चर्चा होती है जो आपको गोदी मीडिया में नहीं मिलती। जो इन्फॉर्मेशन आपको गोदी मीडिया नहीं देना चाहता, हमारी कोशिश रहती है कि वो इन्फॉर्मेशन भी आपको पहुंचे। और सूचना का हक जिसे कहा जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो एक हमारे यहाँ कानून भी है जिसे आरटीआई कहा जाता है। और मीडिया को चाहिए कि आपको सब इंफॉर्मेशन दे। वही जिम्मेदारी हम जैसे कुछ सोशल मीडिया के जरिए आप तक बहुत से लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और ये बहुत ही जरूरी है। आज जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं हमारे साथ, एक तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जेड के फैजान साहब हमारे साथ हैं, पेशे से वकील हैं और पीपल्स अवेयरनेस फोरम के प्रेसिडेंट हैं। एक लंबे अरसे से सियासत में है, अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और एक लंबा अरसा है जो गुजरा है समाज के बीच, समाज के काम करने में, सियासत में। आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो ये कि एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है। आपको याद आ गया होगा कि तबलीगी जमात के बहाने मुसलमानों को जिम्मेदार बनाया गया था कोरोना के फैलने का। अब एक बनारस से खबर आ रही है। बनारस में तबलीगी जमात के लोगों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। वहां मस्जिदों में, वहां जो मुतवल्ली हैं उन्हें कह दिया गया है कि यहाँ कोई तबलीगी जमात वाला नजर नहीं आना चाहिए। और ये तो साहब बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि वहां चूंकि ज्ञानवापी वाला मामला भी चल रहा है और इसमें तबलीगी जमात का पूरे शहर पर, यानी ना पहुंचना, उनको वहां पहुंचने से इनकार करना, पाबंदी लगाना, ये एक पहला शहर है जहां पर ये पाबंदी लगाई गई है। और योगी आदित्यनाथ जो एक खास लिबास में नजर आते हैं, जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब भी देख रहे हैं कई साल से, कभी कभी मोदी जी के खिलाफ भी चले जाते हैं, वो वहां ये हुआ है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा इंडिया और भारत, एक तरह से ऐसा लग रहा है कि इंडिया कोई अलग चीज है, भारत कोई अलग चीज है, और इस पर टकराव है अपोजिशन और सरकार के बीच में। अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत अंग्रेजी में लिखा जाने लगा है। ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि इंडिया नाम का जो अपोजिशन का अलायंस है उसके वो शायद हलक से नहीं उतर रहा है। इसके अलावा पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन है, उसमें एजेंडा नहीं है, बताया नहीं गया। और अपोजिशन का कहना यह है कि अगर एजेंडा आप हमें नहीं बताएंगे कि किस लिए कर रहे हैं तो हम उसमें हाजिर नहीं होंगे। कहां जा रही है हमारी डेमोक्रेसी, कहां जा रहा है हमारा मुल्क, इस पर बात कर रहे हैं। जेड के फैजान साहब, वेलकम है आपका। बहुत मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि आप वकील भी हैं, मुसलमान भी हैं और एक समाजी कार्यकर्ता भी हैं। ये तबलीगी जमात वालों को बार बार क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या कुछ है कि बनारस में तबलीगी जमात के लोग नहीं आएंगे, पाबंदी लगा दी गई? नहीं काजी साहब, असल में ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर मामला है जी। कि जमात के ताल्लुक से देखिए एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि उनका कोई दूसरा काम नहीं है अलावा इसके कि वो जाकर के मजहब की बात करते हैं और मुसलमानों से करते हैं कि भाई मजहब क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है और हमको उस पर अमल करना चाहिए। और जो मजहबी तालीम है, जिन लोगों को उसकी वाकफियत नहीं, उसको वाकिफ कराते हैं और मजहब की राह पर चलने के लिए वो बात करते हैं, जिसको इकबाल ने कभी एक लाइन में कहा कि तू फकत अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। तो बल्कि मैं तो कभी कभी ये कहता रहा हूँ कि भाई जमात को दूसरे मामलात में भी जो मुसलमानों की दिलचस्पी लेनी चाहिए, लेकिन वो दुनियावी मामला से बिल्कुल दूर रहते हैं। लेकिन हुआ ये है कि अभी ये खबर तो अखबार में मुझे कल देखने को मिली, अखबारों में ये बात आई, लेकिन वो मामला जो है वो 12-14 दिन पहले का है। कि जमात के लोग जो वहां गए हुए थे उनको उन्होंने वहां से मस्जिदों से निकाल करके 2-4 मस्जिदों में जो भी रहे होंगे, इसलिए कि बड़ा शहर है, यहाँ मस्जिद में वहां मस्जिद में, उनको उन्होंने निकाल करके स्टेशन पहुंचा दिया कि आप जाइए, अब आपका यहाँ काम नहीं है। अच्छा, तो वो तो हुआ समझे आपने। दूसरे उन्होंने क्या किया कि एक नोटिस वहां पर जितनी मसाजिद हैं शहर की, तो मुतवल्लियों को जो है उन्होंने मुतवल्लियों को एक नोटिस दे दिया, सर्व कर दिया कि अब जो है कोई भी
तबलीगी जमात का यहाँ आएगा रुकन, वहां के लोग आएंगे, और अगर आपने मस्जिद में उनको प्रोग्राम करने दिया तो इसके जिम्मेदार आप होंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नोटिस जमात वालों को निकाल दिया, जमात वाले चले गए, वो लेट खबर आने की गालिबन वजह ये है कि उनको इससे कोई मतलब नहीं, निकाल दिया कहीं और जाके अल्लाह अल्लाह की बात करेंगे, उनको इससे मतलब नहीं कि यहीं अल्लाह की बात करें, वहां करेंगे। अब वो लोगों को पता चला धीरे धीरे और बात फैली और मालूम हुआ कि अरे भाई ये क्या हो गया। तो वो बात मंजर यहाँ पे आई कब, जो उन्होंने नोटिस मुतल्लियों को जारी किया है वो मैंने देखा, वो कुछ लोगों ने उस पर डाला है। तो सीआरपीसी की दफा 149 के तहत उन्होंने नोटिस जारी किया है। अब सीआरपीसी की दफा 149 है, क्या भी बता दूं आपको, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई अगर होने वाला हो, उसके चांसेस हो, तो उन एक्टिविटीज को रोकने के लिए आप जो है इस नोटिस इश्यू कर सकते हैं कि इस तरह की कोई बात होगी तो जिम्मेदार आप होंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है कि जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, बिना वारंट के। अच्छा, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने के चांसेस होते हैं, तो इस तरह के नोटिस देने का पुलिस को अख्तियार है। तो उसके तहत दिया गया। अब मैं सवाल ये करता हूं, सोचने की बात यह है कि 149 के तहत नोटिस देने का मतलब हुआ कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला था, तो इन जमात के लोग वहां जो अल्लाह अल्लाह की बात करते हैं, मैं उसी पर नहीं, इनके ये कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाले थे? वो तो सीआईडी इनकी काहे के लिए है, वो जानते हैं, सब जानते हैं कि इसके कोई बात ही नहीं करते भाई। ये तो हमारे कहने पर भी कि आप कोई और भी बात करिए, बोली कोई नहीं, दुनिया की बात नहीं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने दीजिए, और इसमें नमाज रोजा और हज और ज़कात इसी की बात करते हैं, और तो कोई बात करते नहीं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि आप तबलीग जमात हो के या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी हो, तो उसमें आप इसको रोक कैसे सकते हैं? ये आर्टिकल 25 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको वायलेट करता है, उसके खिलाफ है। इसलिए कि आर्टिकल 25 के अंदर जो है न सिर्फ इस बात की जमानत दी गई है कि आपको मजहब पे चलने की आजादी है, बल्कि मजहबी एक्टिविटीज की भी इजाजत है, और आप इसके न सिर्फ कि इस पे चलें, अमल करें, बल्कि इसको प्रोपेगेट करने का इस्तेमाल किया है। प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। मैं उसी पर आ रहा था। वो तो प्रोपेगेट भी नहीं करते, जमात के लोग तो प्रोपेगेट भी नहीं करते। वो जो लोग की मुसलमान हैं उनको ये बताते हैं कि आप मुसलमान हैं तो भाई कुरान हदीस की बात कीजिए, इस पे चलिए, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, हज कीजिए, करने जाइए, यही काम कीजिए, और कोई काम ही नहीं है। तो देखिए है क्या, जो बात अभी आपने शुरू में कही, उसको एक दूसरे पस मंजर में देखना चाहिए। ज्ञान माफी का झगड़ा वहां चल रहा है, आपके सामने है, और वहां पर जिस तरीके से वो झगड़ा चल रहा है, मुझे दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि वो जजमेंट आपके खिलाफ होने वाला है। मेरा अपना तजुर्बा कह रहा है, मेरा अपना जो भी कह सकते हैं, मैंने वो बात भी पढ़ ली जो इबारत में न थी, लोग मसरूफ रहे हाशिया आराई में। तो मुझे लगता है कभी कभी इन्होंने कहा कि साहब क्या कहते हैं, जैसे कांग्रेस मुक्त भारत करते हैं, वैसे मुस्लिम मुक्त जो है वो अयोध्या और वाराणसी भी, इनका कभी कभी बहुत से भक्तों ने ये बात कही, हो सकता है इनके दिमाग में वो ये कहते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ काजमी साहब कि ये सब उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ज्ञान माफी का झगड़ा चल रहा है, वहां विश्वनाथ मंदिर जो है उसके लिए वो जो था कॉरिडोर जो था, उसको बहुत ज्यादा चौड़ा बनाया गया ताकि वहां पर जाने में कोई दिक्कत ना आए। एक बड़ी भीड़ और मजमा जब मैं गफीर इकट्ठा करना चाहे तो कोई दिक्कत ना आए। और उसके बाद जिस तरीके से प्रोसीडिंग यहाँ चल रही है, देखिए उसमें वो धीरे धीरे क्या कहते हैं उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर कि यलगार करके जिस तरीके से उन्होंने अयोध्या को लिया था। तो मैं तो ये कहता हूं कि मुझे जब ज्ञान माफी की बात आती है तो मैं तो कहता हूं कि ये पार्ट 2 ऑफ बाबरी मस्जिद, पार्ट 2 ऑफ बाबरी मस्जिद, वहां तो जजमेंट ही आया था कि कोई सबूत नहीं मिला। यहाँ पर सबूत ही सबूत आपके सामने होगा। मैं बता रहा हूँ अभी जो सर्वे वगैरह चल रहा है, देखिए बुनियादी तौर पर हो क्या रहा है। हुआ यह है ज्ञान माफी के केस में मोटे मोटे तौर पर, और 1 2 3 4 पर कोई 18 केस मैंने इस बारे में पढ़ा, यहाँ से वहां से वहां निकलते जा रहे हैं केसेस, तो अलग मसला है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि उन झगड़े के पीछे, उन केसेस की वजह से हाउस जो है वहां का, वो आपके हाथ से, उर्दू खाना जो है वो आपके हाथ से निकल गया। अब उर्दू खाना आपके पास नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि बाहर श्रृंगार गौरी पर वो पूजा पाठ करने की परमिशन चाहते थे कि रोज उनको पूजा पाठ करने दी जाए। उनका कहना है कि 1993 से पहले हम करते थे, उसके बाद जो है एक दिन पूजा करने की इजाजत है। लेकिन वो चाहते थे कि मुस्तकिल उनको इजाजत मिले।
वो बाबरी वो जो है ज्ञान वापी मस्जिद के पश्चिमी दीवार के बाहर की बात थी। तो अंदर सर्वे करने का कोई मतलब ही नहीं है। सर्वे तो करा रहे हैं, सर्वे फॉर व्हाट, मैंने बहुत मरतबा ये बात कही। वो जो फव्वारा और अब उसके बाद वहां शिवलिंग निकल आया। आप यहाँ से हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कुछ स्टे करने से इनकार कर दिया, स्टे, और फिर हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट ने कह दिया, नतीजा हुआ, वो सब लंबी कहानी है। अरे साहब मुझे याद है, सुनिए नतीजा क्या हुआ कि वो आपके हाथ से वहां शिवलिंग निकल आया, और शिवलिंग निकलने के बाद वो फिर भाग करके गए कि साहब इस पे जो है अब इसकी तौहीन हो रही है, इसमें वो हाथ धोया जाएगा, पैर धोया जाएगा, लिहाजा ये है गंदगी फैलेगी, लिहाजा उसको वुजू खाने को सील कर दिया जाए और वुजू करने रोका जाए। चुनांचा वो ऑर्डर हो गया कोर्ट का। उसके बाद हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कुछ नहीं हुआ। आज वजू खाना जो है वो हवस आपके हाथ से निकल चुका है। अब दोबारा सर्वे हो रहा है, और अभी 4 तारीख उस पे को उसको रिपोर्ट सर्वे की जमा करनी थी। वो उसमें जाने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को पता है किस तरीके से हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और भाग करके वहां से आए और हिस्ट्री नहीं मिला, नतीजा सर्वे जारी रहा। वो तो पहले दिन सर्वे पे कहा कि ये मिल गया, वो मिल गया। अरे मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं खुद जब ये बाबरी मस्जिद का सिलसिला शुरू हुआ, और मैं खुद एक जर्नलिस्ट के तौर पर अयोध्या कई बार गया और मस्जिद के अंदर तक गया, और उसमें हर 6 महीने के बाद मैंने देखा कि वहां अंदर खास किस्म के कुछ पत्थर, पिलर्स, ये सब लगाते गए और ये बताते गए कि ये सबूत मिला, वो सबूत मिला। और अदालतों ने ये काम किया, एक तरह से अगर ये कहा जाए तो शायद गलत ना हो कि एक तरह से फैसिलिटेट किया। एक कदम वो आगे बढ़े, फिर स्टेटस को, फिर दूसरे कदम आगे बढ़े, फिर स्टेटस को। तो ये स्टेटस को मैं कादमी साहब वही बात कह रहा हूँ कि स्टेटस को में तो वुजू खाना आपके हाथ से निकल गया। अब जो है, अब उन्होंने अभी से रिपोर्ट अभी तो आई नहीं है और सर्वे जारी है। अब सर्वे की रिपोर्ट बाहर लीक आउट कर देते थे तो कोर्ट के में गए कि साहब लीक क्यों बाहर रिपोर्ट हो रही है। आपने मुझे अगर मुझसे पूछते हैं तो जो चाहे लीक करें, इसमें कोई फर्क मेरे हिसाब से पड़ने वाला नहीं है। मगर ये कि बहरहाल वो सूरत हाल ये है कि वो बेदर्दी से मेरा सर काटें और मैं कहूं उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल इसी हालत में लाना चाह रहे हैं मुसलमान को। बुनियादी तौर पर सवाल यह है कि सर्वे क्यों कराया जा रहा है। और इस सर्वे के एक झटके में तो वुजू खाना आपके हाथ से निकल गया। अब दूसरा जब सर्वे हो रहा है जिसको रिपोर्ट 4 को आना, अब तो मस्जिद के अंदर तक के सर्वे, पूरे ताखाने, ये वो सब। अब वो 4 तारीख को सर्वे मुकम्मल होना था, लेकिन उन्होंने कोर्ट और टाइम मांग लिया है कि अभी हम मजीद सर्वे करना चाहते हैं। मुस्लिम जो पक्ष है, या कहना चाहिए मस्जिद पक्ष जो है, उस उन्होंने उस पर एतराज किया है कि साहब सर्वे का और टाइम क्या। तो अब वो सब चीजें लीगल दाव पेच है, समझा आपने। लेकिन अल्टीमेटली होने वाला क्या है, सुनिए। दरखास्तें पहले पड़ गई हैं कि चूंकि वहां पर इस तरह का के निशानात मिले हैं, और एक बात, दूसरी बात ये कि इसको ये डिफेस करेंगे, लिहाजा उसमें नमाज की पाबंदी, नमाज पढ़ने में पाबंदी आज नहीं। दरखास्तें कोर्ट में पड़ चुकी हैं, लेकिन लगता है कि सुझाव दिया गया होगा कि भाई ये वन वो में मामला नहीं बनेगा। एक दूसरी दरखास्त भी पड़ी है, एक तो आपने डाली, मैं डाल रहा हूँ। वो दूसरी दरखास्त ये है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के दाखिले को लिमिटेड किया जाए। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो लिमिटेड वाली एप्लीकेशन है वो शायद अलाउ हो जाएगी। तो आपका ज़हन बन जाएगा कि भाई लिमिटेड, पहली स्टेज में लिमिटेड, दूसरी स्टेज में बंद। वो धीरे धीरे जो है ना वो उसकी तरफ ले जा रहे हैं। तो ये तो तबलीगी जमात वाली बात आपने कही थी, तबलीगी जमात का मामला भी ये है कि तबलीगी जमात जिस तरीके से रोका है, मैं उसी पस मंजर में उसको देख रहा हूँ कि बाहर से जमातें आकर के उसी बहाने उस मस्जिद में भी जाएंगी, जहां भी जाएंगी। तो इसलिए इनका बजाय इसके कि इस मस्जिद में रोकने की बात करें, पूरे शहर में रोक दो। अच्छा, ये देखिए, आपको अच्छी तरह से याद है, आप खुद भी उसमें थे, बाबरी मस्जिद के जो वो हुई थी, मूवमेंट चला था। एक बात हमें याद है और याद रखनी चाहिए कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने बहुत से काम किए, मूवमेंट चलाया, कानूनी चाराजोई करी। बहरहाल वो वकील साहब भी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, हमें किसी के बारे में कुछ और ज्यादा नहीं कहना है। लेकिन उस वक्त भी ऐसा महसूस होता है कि फैसिलिटेटर के तौर पर काम किया एक्शन कमेटी के लोगों ने भी। और उसका एक सबूत है, सुनिए ना, ये एक सबूत है। वो ये कि जो बात प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने कही थी कि हम उसका स्टेटस को एंटे
वापस बनाएंगे, यानी वहां मस्जिद बनाएंगे, उसकी डिमांड कभी अदालत में नहीं की गई। एक दरखास्त नहीं लगी कि प्राइम मिनिस्टर ने ये वादा किया था इसे करना चाहिए। तो क्या यहाँ भी कुछ मुसलमानों की तरफ से इस किस्म की दरखास्त दिला करके कहानी बराबर करने की कोशिश की जाएगी, जैसे असली नकली लोग खड़े कर दिए जाते हैं सामने? नहीं, ये तो देखिए सरकारें करती हैं, करेंगी। हाँ। और ये तो बिल्कुल ही धड़ल्ले से करेंगे, करना चाहेंगे। हाँ। और जिस तरीके से लोग पकड़ में आ जाते हैं वहां आ जाएं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से कामी साहब एक बात मैं वादा जरूर कर दूं। हाँ। कि जो भी हालात रहे, जैसे भी रहे, हम जैसे चाहे उसकी वो करें, उसका तजिया करें। लेकिन एक बात तो है ना कि उसमें सब कुछ होने के बावजूद भी ये कहीं से साबित नहीं हुआ कि मस्जिद जो है वो मंदिर को तोड़ के बनाई गई। जी जी हाँ, वो तो नहीं कर पाए, सबूत नहीं मिला। तमाम झूठ के बावजूद सारे सबूत आपके फेवर में थे। और सब कुछ आपकी बात मानी गई। मगर उन्होंने सब कुछ मानते हुए 142 के तहत नेशनल इंटरेस्ट में उनको दे दिया। उसका रीजन ये था कि आपने ये कहा कि हम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। उन्होंने कहा, वो कहते रहे मुस्तकिल, हजारों बयानात, एक दो नहीं मिलेंगे, भक्तों से लेकर के लीडरों तक के, कि हम जो है फैसला चाहे कोर्ट का जो आए, हम तो मंदिर वहीं बनाएंगे। तो जो वहां पर बैठा हुआ जज फैसला दे रहा है, उसके दिमाग में है कि अगर फैसला हमने सही दे दिया कानून की निगाह में, तो मामला यानी वो एक तरह से दबाव में हो जाएगा या इन्फ्लुएंस में ये एक फैसला दे दिया। हालात से तो होता है। सुनिए, हालात से तो होता है। अब देखिए होता क्या है कि मैं बार बार ये बात कहता हूं कि ये पॉलिटिकल इशू है। ये मथुरा का हो, यहाँ ये मजहब का इशू नहीं है। दिस इज ऑल पॉलिटिकल इशूज। समझा आपने? इसलिए कि मस्जिद की अगर आप बात करेंगे तो मस्जिद तो लोधी कॉलोनी में यहाँ पर क्या हो रहा है। जी। मस्जिद तो, और यहाँ पुराने किले में अंदर जाइए, मस्जिद में क्या हो रहा है। लोधी गार्डन के अंदर जो है, मैं बता रहा हूँ कि वहां पर सारे काम होते हैं उल्टे सीधे, मुसलमान भी शामिल हाल है, माफ कीजिएगा। तो सवाल मस्जिद का नहीं है। मस्जिद है, वो तो एक रिलीजियस वो है, मगर वो तो चूंकि आबाद मस्जिद है ना। बिल्कुल। अयोध्या में और यहाँ में फर्क यह है कि ये आबाद मस्जिद है। अब अगर आज आप इस तरीके से पुराने उसको खंगालेंगे तो बात कहाँ जाकर करोगे, काफी सवाल पैदा होता है। एक बात और बताऊं आपको कि मैं तो ये कहता हूं कि ठीक है, ये आप काशी में ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं, वहां और दूसरी मसाजिद उसकी बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों के मैं उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर आप ये जांच पड़ताल कर रहे हैं कि मस्जिद जो है वो मंदिर तोड़कर बनाई गई या नहीं, आपका कहना है कि मंदिर जो है तोड़ के मस्जिद बनाई गई, तो मैं कहता हूं उसकी तारीख में जाइए, आगे बढ़िए। आप उसको औरंगजेब तक मत रुकिए, आप उससे पीछे 1000 साल 2000 साल तक की पॉलिटिक्स तारीख देखिए। कि पहली बात तो है कि मस्जिद मंदिर क्यों तोड़ा गया। मेरा कहना है मंदिर क्यों तोड़ा गया, और मंदिर से पहले वहां क्या था। ऐसा है, मुस्लिम बादशाहों की बात अगर ये करते हैं तो जो यहाँ रूलर्स थे मुस्लिम, उन्होंने सिर्फ अगर तोड़े तो मंदिर नहीं तोड़े, उन्होंने जो है मस्जिद भी तोड़ी। जी। भाई आप गजनवी की बात करते हैं कि सोमनाथ को तोड़ा, तो गजनवी ने वहां गजनी से चलाया वहां तक, सोमनाथ तक, बीच में इतने सारे मंदिर थे, उसको बुश चिकन कहते हैं। तो किसी को तोड़ा। कोई इतिहास नहीं, कोई तारीख नहीं है। और उन्होंने उससे वहां के जो नवाब राजा जो भी टकराव हुआ यहाँ पर आपके पाकिस्तान में, तो वहां पर उसने मंदिर तोड़ी, सॉरी मस्जिद तोड़ा। वहां पर जो है लाहौर का दूसरा राजा था, तो महमूद गजनवी ने वहां मस्जिद तोड़ दी। औरंगजेब ने, कहते हैं कि गोलकुंडा में उसने वो मस्जिद तोड़ दी थी। हुक्मरान नहीं। और एक तो मेरी आंख के सामने है, क्या कहते हैं, हमारे यहाँ जौनपुर में चरकी डायनेस्टी की बनी हुई मस्जिद थी, जामा मस्जिद। जब उसको कॉन्कर किया लोधी ने, सिकंदर लोधी ने, तो वो लंबी तारीख है। लेकिन जब वो बाद में गया है और कांकर किया है, इसलिए कई मरतबा हमला किया, कांकर नहीं कर पाए। जौनपुर वाले इतने पावरफुल थे, खुद दिल्ली पर हमला करते थे। नतीजा ये हुआ कि वहां पर जाकर के उसने मस्जिद का जो पूर्वी गेट है वो बिल्कुल जामा मस्जिद की तरह से, दिल्ली जामा मस्जिद की तरह से उस तरह के, मतलब आज की तारीख में भी जो रोड है उससे 30 सीढ़ी ऊंचाई पर, 29-30 सीढ़ी ऊंचाई पर वो मस्जिद है। तो अभी तो कितना पट
जी 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 वहां पर भराई हो गई होगी, भर चुका होगा। बिल्कुल। तो इतनी ऊंचाई पर, तो उसमें क्या हुआ, फौजें भाग करके शर्की डायनेस्टी की वहां पनाह ले ली उन्होंने। उन्होंने कहा तोड़ दो इसको। जी जी फौजें पनाह लेती थी। भगुना जी के थे, हाँ ये बात मतलब क्वाइट क्लियर इन दिस मैटर। हाँ वो कहते थे, उनके मेरे पास रिकॉर्डिंग भी होगी बल्कि, उन्होंने कहा कि भाई ये तो राजा थे, इनका काम था, इनको चाहिए था अपने राजपाट का एक्सटेंशन, जो सामने आए उसको हटाओ। तो जब आप भाग करके मंदिरों में, बल्कि मरतबा बहुत सारे लोग थे, आई वाज द ओनली मुस्लिम सिटिंग देयर, और बगुना जी ने कहा कि कुछ इस तरह की बात की। उन्होंने कहा कि आप जाइए मथुरा में, मथुरा का नाम लिया उन्होंने, और बनारस को उन्होंने कहा जाके देखिए मस्जिदों को, वहां मंदिरों को, ताखाने बने हुए हैं, ताखाने में जब आप भाग करके असलहा छुपाएंगे तो कोई रूलर क्या करेगा। कहने लगे इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल हमला कर दिया, जब वहां पर अंदर जो है उन्होंने उसको छावनी बना दिया। तो ये तो राजपाट का झगड़ा होता है, ये कोई झगड़ा जो है हिंदू मुसलमान का नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि उसकी तारीख में भी जाइए, इसलिए कि एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको कि आज बात आती है कि साहब ये बौद्ध मजहब यहाँ से फैला। सुनिए, तो बौद्ध मजहब जो है चला गया, श्रीलंका पहुंचा, और इंडोनेशिया पहुंचा, और थाईलैंड पहुंचा, बर्मा पहुंचा, मंगोलिया पहुंचा, कहाँ पहुंचा, जापान पहुंचा, चीन, सब है ना। हिंदुस्तान में पैदा हुआ और हिंदुस्तान से गायब हो गया। तो गायब कहाँ से हुआ है, ये भी मैं समझता हूँ। मैं दोहरा दूं ऑडियंस को के दिमाग में बात आ जाएगी, ताजा हो जाएगी कि पुष्यमित्र सोम एक राजा था। वो कैसे बना, अशोक की जो पोता था, अशोक का पोता, अशोक तो बौद्ध हो गया था, स्टेट का मजहब जो है वो उन्होंने बौद्ध डिक्लेयर कर दिया था, पूरी दुनिया में उसको फैलाने के लिए काम किया उन्होंने, अशोक ने, तो अशोक द ग्रेट। तो अब उसका जो पोता था, जाहिर चीज है उसके पीरियड्स के बाद उतना ताकतवर नहीं रहा, तो उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी जिसको प्रधान सेनापति कहते हैं, वो पुष्यमित्र सूंग था, पुष्यमित्र सूंग इसका नाम था। और तो उसने जो अशोक का जो पोता था, बृहद्रथ मौर्य नाम उसका था, उसको उसने मार करके खुद गद्दी में बैठ गया। ये सनातनी ब्राह्मण था पुष्यमित्र। उसी के जमाने में ये जो मनुस्मृति कहते हैं, उसी के जमाने में, ईसा से 2200 साल पहले का मामला है। तो मनुस्मृति उसी के जमाने में लिखी गई। एक उसने आने के बाद एकदम जो है सफाया करना शुरू किया, उसने जितने इनके स्तूप थे तोड़वा दिए, बौद्ध मंदिर जितने, बौद्ध स्तूप थे, बौद्ध मंदिर, बौद्ध विहार जो कहलाते थे, वो सब तोड़वाए उसने। और उसने कह दिया कि ये जो बौद्ध भिक्षु जो है, उनको जो मार करके लाएगा तो पर भिक्षु इनाम देता था। पर भिक्षु जो है इनाम देता था मरवाने को। और उसके बाद जब सत्यानाश पूरा कर लिया बौद्ध धर्म का, तो उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ जो है वो होता है जो कोई विक्ट्री हासिल करते हैं। तो बौद्ध मजहब पे हमने विक्ट्री हासिल कर ली है, इस ताल्लुक से उसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, यानी जीत के जश्न। तो उसने बौद्धों का इस तरह से सफाया किया कि पकड़ के लाओ इनको, भिक्षुकों को मारो और हमसे इनाम ले जाओ। यानी वो नहीं, तो जो मौर्य आजकल कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है। मैं कहता हूं कि ठीक है, आप जो है इसको औरंगजेब पे मत रोकिए, आप इस हिस्ट्री के पीछे भी जाइए और हिस्टोरियंस की बैठाइए कि अगर औरंगजेब ने तोड़ा है तो औरंगजेब ने क्यों तोड़ा उस मस्जिद को, मंदिर को, उस मंदिर को क्यों तोड़ा। और उससे पहले क्या था, 2000 साल पहले, 2500 साल पहले क्या था। जितने भी डिस्प्यूट है इस तरह से 2500 साल पहले, 3000 साल पहले का लाइए ना भाई। इसी को रोकने के लिए तो वो कानून बनाया था। आज सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, मैं ये मतलब उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन जो बात है, ये मैंने अभी नाम लिया पुष्यमित्र सूंग का, ये सनातनी था। और इसने ये किया इसलिए कि वहां पर बौद्ध धर्म जो है वो बराबरी की बात करता था। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी, समझा आपने, कि ऊंच नीच इसकी उसकी, तो उसने उसको बिल्कुल मनुस्मृति लिखवाया उसने। तो ये तमाम बातें आनी चाहिए, खाली इतने लिए काम नहीं चलेगा, बात जब बढ़ेगी तो बढ़ेगी आगे तक समझे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही तफसील से इस पर बात की। मैं आखिर में बहुत मुख्तसर बात करना चाह रहा हूँ, ये भारत और इंडिया वाली बहस कहाँ तक पहुंचेगी। अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा जाने लगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर, कहाँ जाएगा ये इंडिया जो अलायंस है, उसमें
दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने कहा कि भाई अगर हम अपने अलायंस का नाम भारत रख लेंगे तो भारत से भी आप कहाँ भागेंगे। ये क्या है? नहीं, उसमें ऐसा है काजमी साहब, सीधे सीधे देखिए, प्रेम्बुल जो हिंदुस्तान का है उसमें लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत। जी जी, वो बिल्कुल है, आप जानते हैं, क्लैरिटी है उसमें। हाँ, तो अब देखिए, ये तो बोलने की बात है, इंडिया दैट इज भारत, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। हिंदुस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, लेकिन बोलते हैं, हम लिखते हैं, बोलते हैं, बराबर बोलते हैं, दुनिया में लोग बोलते हैं। तो ये असल में सारा मामला बौखलाहट का है, और इस बौखलाहट में ये सब काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये अपने कमजोरी को वाजे कर रहे हैं। अच्छा, हमें सुनिए, हमें आपको याद होगा, नहीं मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल बहस करते हैं, और किसी भी बहस पर कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अब बताइए, मुल्क के नाम से बचने की कोशिश किस लेवल पर शुरू हुई? आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि अब हमें भारत लफ्ज का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी इंडिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सरकार ने फौरन ही फॉर्मल तरीके से डॉक्यूमेंट्स पर, इनविटेशन पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये लिखना शुरू कर दिया। तो ये अजीब बचकानी जिद बहस जैसी चीज नहीं लग रही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बच्चों वाला काम है, और जब चाइल्डिश कहूंगा कि देखिए, आप कहाँ तक मिटाएंगे और कहाँ तक उसको खत्म करेंगे। हर जगह वो लिखा हुआ है, वो जो नेहरू जी के पीछे पड़े हैं, वहां म्यूजियम पे नाम उसका हटवा दिया। अरे नेहरू इसलिए जाना जाता है कि म्यूजियम पे नाम लिखा हुआ है, नेहरू से नेहरू, समझा आपने, वो उसको तारीख से मिटा देंगे, पूरी दुनिया में पहचान है वही। तो ये सब भारत की पहचान दुनिया में, सब बेकार की बातें हैं। तो ये जो इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, दोनों चलेगा, ये भारत लिखना शुरू करें। मेरा कहना यह है कि ये सब इस तरह की बातें छेड़ करके इंडिया लफ्ज को, इंडिया जो है एक तंजीम, एक संगठन, एक अलायंस बना हुआ है, इसको और वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये सब उल्टा काम, यानी इससे फायदा होगा अपोजिशन को। बिल्कुल, ये उल्टा काम कर रहे हैं। सुनिए, अब इनके चैनलों ने क्या किया कि वैसे यूपीए लिखा जाता है या एनडीए लिखा जाता है, लेकिन जब इंडिया बना दिया उन्होंने तो आई फुल स्टॉप, एन फुल स्टॉप। अरे ये बात प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में I.N. मतलब वो इंडिया कहने से बचने के लिए I.N.D.I.A. और लोग उस पे बड़ी खुशियां मना रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। और मैं ये बता दूं कि इस किस्म की हरकतें होना बहुत ही अजीब बात है। जी। नहीं, तो इसका कोई काजी साहब वो सब जो है बचकाना बातें हैं, और मैं समझता हूँ केजरीवाल ने बिल्कुल सही कहा कि हम भारत तो क्या करेंगे, तो भारत को मिटाएंगे, क्या करेंगे भाई, समझे आपने। तो ये सब कुछ नहीं, बेकार की बच्चों वाला खेल है ये सब, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इम्पोर्टेंट बात देखिए ये है कि जो 18 से 22 तक इन्होंने सेशन बुलाया है, सेशन के बारे में मैं बल्कि पिछले इंटरव्यू में थोड़ा बात भी हुई थी, लेकिन ये नहीं हुआ था कि ये पार्लियामेंट के सेशन में ये जो कमेटी बना। देखिए, ये मैं जो देख रहा हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता हो तो उनके उसमें दिमाग में है। सुनिए, कमेटी जो बनाई है, कमेटी वही है जो रिपोर्ट ये चाहेंगे वही देगी। ऑलरेडी इन्होंने अपना तय कर लिया है कमेटी को क्या रिपोर्ट देनी है। जी, बिल्कुल। और मैं बिल्कुल सही समझता हूँ जो अधीर रंजन, उसने जो है अपने आप को विड्रॉ कर लिया, और इन्होंने उसने ठीक किया। और मैं समझता हूँ अपोजिशन ने अगर ये कहा है कि हमको एजेंडा ये नहीं देंगे तो हम उस पर नहीं आएंगे, कि उसी दिन एजेंडा दें, वही एजेंडा दें। तो ये सब जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए ऐसा है। वैसे शायद 1950 के बाद में ये पहला मौका हो कि सरकार सेशन का कोई एजेंडा बताए बगैर बुला रही हो। नहीं, बताए बगैर। ये देखिए ऐसा है, पहले जो स्पेशल सेशन बुलाए जाते रहे हैं, उनके एजेंडे मालूम होते थे, साहब ने कहा, और उस पे लोग अपनी राय भी बना लेते थे, और आमतौर पर एग्रीड पॉइंट पे स्पेशल सेशन बुलाए जाते थे कि सब लोग अपोजिशन और सरकार जो है एग्रीड पॉइंट बुलाते रहे हैं। और अगर कुछ इस तरह के रहे हैं तो उस पर एजेंडा पहले होता था। ये एजेंडा, ये जो पार्लियामेंट का सेशन है, ये 100% कंट्रोवर्शियल उस पर बुलाया जा रहा है। गए राज में जो कुछ है, अब है क्या बताऊं आपको, जो मैं भाई लोग तरह से इंटरप्रेट करते हैं। मैं जो देख रहा हूं, इन्होंने जो कमेटी बनाई है, वो कमेटी का एजेंडा ऑलरेडी मसौदा रिपोर्ट ऑलरेडी तय है, वो उसको दे देंगे कब? वन नेशन वन इलेक्शन। नहीं, ये देंगे कब? उसी पर देंगे। उसी लिए तो बनाई गई है, उसी लिए बनाई गई है
ये देंगे रिपोर्ट 17 तारीख को। जी 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 समझा आपने, 17 तारीख को देंगे या 16 की शाम तक दे तो अपना 13 को कुछ 17 को कुछ करें। बहरहाल वो उसी एक दिन पहले देंगे। और मैंने तो गदर पढ़ा, आपने पढ़ा होगा, उसमें दो चीजें मैंने पढ़ी। एक तो उन्होंने जो कहा द कमेटी विल स्टार्ट इट्स फंक्शनिंग इमीडिएटली। अच्छा, इमीडिएट वर्ड इस्तेमाल किया है, इमीडिएटली के, अर्जेंट नहीं, इमीडिएटली। और दूसरे उन्होंने कहा आखिर में कि द कमेटी शेल सबमिट इट्स रिपोर्ट एट द अर्लीस्ट, एट द अर्लीस्ट, यानी हम चाहे 24 घंटे में तैयार करके दे दें तो 24 घंटा सूट करता तो दे देते। अभी तो 24 घंटा नहीं, अगर वो तैयार रखी है तो 24 घंटे में भी दे देते। नहीं, 24 घंटा सूट नहीं कर रहा है ना, कुछ दिखाना भी तो है ना। तो अब दिखाना ये है कि 17 को देंगे कि 16 को देंगे, बस इस तरह से दे देंगे। और बस 18। और ये करने वाले क्या है, इन्होंने कहा कि साहब इलेक्शन चाहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, और पार्लियामेंट से लेकर के पंचायत तक जो है उनके मेंबरी तक के, मतलब इलेक्शन उसके बाद हो ही नहीं। तो उसके बाद बहुत सारे उस पे इलेक्शंस के तरीके ऑप्शंस हैं कि भाई ऐसे हो ऐसे हो, ये दिक्कतें हैं वो दिक्कतें हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये सब पॉसिबल नहीं है। स्टेट्स की भी कंसेंट जरूरी है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो अब है क्या, ये पार्लियामेंट में इसको पेश करेंगे और एक लिमिटेड फेज वाइज इलेक्शन कराने की बात करेंगे। पहला फेज इनका क्या होगा, भाई मेरा अपना कमेंट है। पहला फेज ये होगा कि ये जो असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं, जिससे खतरा इनको है कि अगर हम हार गए इसके असरात उधर पड़ेंगे, तो ये चाहते हैं साथ हो। असल में तो मामला ये है ना भाई, दिस वे दैट वे पावर में बने रहे, मुल्क से तो कोई क्या लेना देना मतलब है नहीं। समझा आपने। तो ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट आने के बाद जो है रिपोर्ट ये आएगी कि फेजेस में कराया जाए। पहला फेज ये होगा कि जो इलेक्शन अभी असेंबली का होने वाला है, इसको टर्म खत्म होने के बाद प्रेसिडेंट रूल करके एक्सटेंड कर दो। इस रिपोर्ट के तहत जो पार्लियामेंट से पास कराने की बात करेंगे। अभी मैं आ रहा हूँ पास कराने पे। उसके बाद 2024 में जो चुनाव हुआ अप्रैल वगैरह मार्च वगैरह में, तो जो उसके 4-6 महीना बाद 2024 में जो इलेक्शन होने वाले उड़ीसा वगैरह है, तो वो इलेक्शन जो है वो इधर प्रीपोन कर दे, इसको पोस्टपोन कर दो। तो नतीजा ये होगा कि बहुत सारे स्टेट्स आ जाएंगे। तो ऐसी रिकमेंडेशन आएगी कि पहला फेज ये कहलाएगा और काम इनका उसके अंदर हो जाएगा। अब सुनिए, अब है क्या कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। बिना उसके नहीं हो सकता कि आप पार्लियामेंट से कोई बिल मेजॉरिटी से पास कर लें। अमेंडमेंट कैसे होगा, 368 के अंदर इसका प्रोविजन दिया हुआ है। अमेंडमेंट ऐसे होगा कि जो प्रोविजन है कि 50% ऑफ द मेंबर्स जो है वहां प्रेजेंट होने चाहिए। जो पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ है, राज्यसभा की स्ट्रेंथ है और क्या कहते हैं लोकसभा की स्ट्रेंथ है, इसके जो मेंबर्स हैं 50% उनको वो प्रेजेंट रहें। 50% वहां प्रेजेंट रहें और जो प्रेजेंट हैं वो 2/3 वोट करें। ये उसकी कंडीशन है। एक तो ये है आम हालात में। और जो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं उसके अंदर, उसमें जो है उसका जो अमेंडमेंट है उसके लिए असेंबलीज जो है 50% उसको रेटिफाई भी करें। तो 50% रेटिफाई करें तो 50% असेंबली रेटिफाई कैसे करेंगी? और परसेंट एंड वोटिंग 2/3 वोटिंग वो भी आपको आसान नहीं है। इसलिए नहीं है कि बहुत सारी स्टेट्स उसको फेवर नहीं करेंगी। समझा आपने कि हमारा पहले बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो स्टेट्स के जो एग्जीक्यूटिव पावर्स स्टेट्स के हैं, जो उसको जब छेड़ेंगे तो इनको जो है रेटिफाई भी कराना पड़ेगा। तो इसलिए वो चीज मुझे नहीं आती है। अब सुनिए, मुझे जो अप्रिहेंशन है मुख्तसर कर दीजिए। इन दैट वे वो फिर 2 ऑर्डिनेंस ले आएंगे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। अच्छा, और उससे इसको अंडू करने की बात करेंगे। और प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो है वो राज्य 6 महीने तक वैलिड रहता है। बिल्कुल आप समझ रहे हैं, 6 महीने तक वैलिड रहता है। तो 6 महीने के अंदर इसे इलेक्शन वगैरह करवा देंगे। अब आप वहां के कोर्ट जाएंगे, कोर्ट कहेगी ओ मामला गड़बड़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हम बनाते हैं। ये जो फिर बेंच कहेगी कि 5 जजेस नहीं, इसमें तो 7 जजेस बेंच। फिर कहेंगे नहीं साहब इसके अंदर तो फला प्रिंसिपल गड़बड़ हो रहा है, इसमें 9 जजेस बेंच। ये सब हो सकता है। वो
ये तय खेल होगा। चल सकता है। नहीं, ये सब हो जाएगा। हाँ। तब वो कोर्ट कहेगी कि हाँ गलत तो हुआ है, मगर अब तो भाई हम हाँ, कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल। बिकॉज बिल्कुल उसी तरह से जैसे महाराष्ट्र वाले में हुआ। उसमें भी हुआ। नहीं सुनिए, हाँ। महाराष्ट्र वाले में लोगों का ये कहना है कि, और कोर्ट ने ये कही बात कि साहब उन्होंने चूंकि इस्तीफा दिया था इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। जी। मेरा कहना दूसरा है। कोर्ट 142 के अंदर कह सकती थी कि कुछ नहीं, हम इनको इंस्टॉल कर रहे हैं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इस्तीफा उसने यूं तो दिया नहीं था हालात में, उसने तो अंडर कंपल्शन दिया था, शरीफ आदमी था, बदमाश होता, चिपका रहने वाला, तो कहता इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं वहां लटका रहूंगा। तो ये है मामला। तो ये देखिए जाल पेच है जो किसी भी तरह से बीजेपी आरएसएस अपने हक में रखना चाहती है। लोगों का कोई भला नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि कोई अचीवमेंट्स ऐसे हों जो गिनवाए जा सकते हो सिवाय अखबारात में जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। तो इसलिए किसी भी तरह से हुकूमत अपने पास रहे, वो एक कोशिश है जी। ऐसा लग रहा है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आप भी नजर रखिए, हम भी नजर रखेंगे कि स्पेशल सेशन में क्या होगा और अपोजिशन वहां जाएगा या नहीं जाएगा। और ये अगर ऐसा हुआ तो डेमोक्रेसी का एक तरह से खात्मे की तरफ बढ़ रहा है मुल्क, और इसमें ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। हमारी आपकी वोट की कोई मीनिंग नहीं है। टोटल केओस, डिक्टेटरशिप केओस। तो ये देखिए उस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हालात बनते हैं। हमें उम्मीद है कि किसी भी तरह से मैं समझता हूँ जो आपने इस्तेमाल किया ना, ये सब कर नहीं पाएंगे। नतीजा उसका होगा मुल्क में केओस। जी केओस जो है वो बहुत ही खतरनाक है। वेरी डेंजरस। बहुत बहुत शुक्रिया जेड के फैजान साहब, आपने हमें वक्त दिया। बहुत ही अहम बातचीत हुई हमारी, और मैं समझता हूँ इसमें खास तौर पर जो कुछ ज्ञानवापी वाले मामले में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से हो सकता है, एक वकील के तौर पर आपने बहुत सी चीजें आपने बताई। नहीं, मैं 1 मिनट अगर आप इजाजत दें तो देखिए, उसमें अभी सब ज्ञानवापी की बात आपने कही ना। अभी मथुरा में जो है, मैं नट बताऊं कि वहां पर जो एक मुकदमा चल रहा था, तो उसमें 35 दिन तक सुनवाई हुई हाई कोर्ट में जस्टिस वाडिया के सामने। अब 35 दिन सुनवाई करने के बाद उसमें 2 बार जजमेंट की डेट पड़ी। अभी फिर 28 तारीख को लगा था, और उन्होंने कहा था कि हम जजमेंट 4 की डेट दी थी शायद। तो उस दिन जब वो केस लगा तो पता चला कि चीफ जस्टिस का ऑर्डर वहां मौजूद है, और उन्होंने मुकदमे को अपने पास ट्रांसफर कर लिया, और अब उस मुकदमे की असरनो सुनवाई होगी। आपने कोई ना कोई रास्ता निकालना है, उसकी जरूरत क्या थी, मैं अभी तक समझने से ये बहुत ही कमाल की बात है। अदालतें जब ऐसे करें तो फिर डेमोक्रेसी कैसे बचेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया जेड के फैजान साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।